टू सिपसाई वोकल, कभी ग्लोबल कभी लोकल। मैं हूँ इस शो की होस्ट नेहा त्रिपाठी और ठंड को वसंत में बदलने वाली फरवरी में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्यार वाला पॉडकास्ट। क्या आप जानते हैं किसी से पहली मुलाकात के शुरुआती 90 सेकंड में आपको पता चल जाता है कि आप उस व्यक्ति को पसंद करेंगे या नहीं। मिनिमम 90 सेकंड्स एंड मैक्सिमम 4 मिनट्स, बस इतना ही समय लगता है। बात प्यार की हो तो एक साथ कई फैक्टर्स काम करते हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल चेहरे का होता है। वैसे तो कहा जाता है कि खूबसूरती अंदरूनी होती है, लेकिन सबसे पहले नज़र तो चेहरे पर ही पड़ती है। तो चेहरे का एक राज बताती हूँ आपको। यहाँ एक गोल्डन रेशियो काम करता है। ये रेशियो है 1.618। इस रेशियो का जिक्र इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के गणित पर काम कर रही ब्रिटिश मैथमेटिशियन हाना फ्राई ने अपनी किताब द मैथमेटिक्स ऑफ लव में किया है। गोल्डन रेशियो के बारे में हमें बता रही हैं एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मालविका कोहली। गोल्डन रेशियो जो है ये एक नाप है। इसका नाप है 1.618:1। ये नंबर 1.618 इसको कहा जाता है फाई, क्योंकि एक ग्रीक स्कल्प्टर फाइडियस ने बनाया था ये माप। इस रेशियो 1.618:1 रेशियो जब हम फेस को अप्लाई करते हैं तो ये नाप रहा है फेशियल ब्यूटी। वो इसीलिए कि फेशियल सिमेट्री जिसको हम कहते हैं, मतलब इक्वलनेस ऑफ द फेस, चाहे वो लेफ्ट एंड राइट साइड के इक्वल होना है या फोरहेड अपर 1/3, मिडिल 1/3 जहाँ चीक्स रहते हैं और लोअर 1/3 जहाँ लिप्स और चिन रहता है, इन 3/3 को भी हम नाप सकते हैं। इसमें हम प्रोपोर्शन भी एनालाइज कर सकते हैं और इस तरह हम फेशियल ब्यूटी, फेस की जो सुंदरता है उसको और भी बढ़ा सकते हैं। हर फेस में कुछ न कुछ इधर उधर डिफरेंस रहता है। हम वो डिफरेंस को मिटाना नहीं चाहते हैं, हम उस डिफरेंस को समेटना चाहते हैं ताकि हम फेस को उसकी सुंदरता बढ़ाए, उसके प्रोपोर्शंस इम्प्रूव करे और उसकी सिमेट्री को एज क्लोज टू 1.618:1 के पास ले आए। अब ये जो टूल्स एक रहता है और इस टूल्स में हम नाप सकते हैं। तो एक स्पेशल टूल रहता है कॉल्ड द कैलिपर, और ये जो नाप है एक स्पेसिफिक नाप है। ये दो आंखों के अंदर के कॉर्नर के बीच में जो एक डिस्टेंस है उसको हम एक्स कहते हैं, और फिर एक्स ये हमेशा फुल लाइफ में ये फिक्स्ड एक्स रहता है। कोई भी एज पे हो, जैसे हम एज भी हमारा बढ़ता जाता है, ये एक्स कभी बदलता नहीं है बिटवीन द टू इनर कॉर्नर्स ऑफ द आई। तो ये फर्स्ट मेजरमेंट है। और फिर एक दूसरा मेजरमेंट है जो 1.618 है, जो कॉर्नर ऑफ द आई से लेके चीक तक है, और इसको 1.618 कहा जाता है। तो ये है नापों का डिस्टेंस, और इस तरह ये नाप अलग अलग जगह में यूज किया जाता है फेस पे, क्योंकि फेशियल ब्यूटी एक साइंस है और एक आर्ट भी है, और दोनों का मेल एक कैलकुलेशन से अगर हम करते हैं तो फेस की नेचुरल ब्यूटी रहती है और फेस की सुंदरता बढ़ती है। वैसे ये फैक्ट जानने के लिए अच्छा है, लेकिन इसे अप्लाई करना इतना फिजिबल नहीं होगा। हम कौन सा हर वक्त मेजरिंग टेप लेकर लोगों का चेहरा मेजर करते हैं, लेकिन इस रेशियो का कुछ तो असर होता है। जब हम किसी का चेहरा देखते हैं तो हमारा ब्रेन और हमारा आई का कोऑर्डिनेशन ऐसा है कि वो सारा एक इमेज पैदा कर देता है, और अगर वो इमेज में एक सर्टेन सिमेट्री और प्रोपोर्शन है तो उसमें ब्रेन का सिग्नल है अट्रैक्टिव, ब्रेन का सिग्नल है चार्मिंग, ब्रेन का सिग्नल है आई लाइक दिस,
आई वांट टू सी मोर, मैं इस चेहरे को और देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उसमें हम उसको अट्रैक्टिवनेस कहते हैं। हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो जब हम एक मीटिंग में बैठे हों, या हम एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ बैठे हों, या किसी को पहली बार मिलते हैं, या हम एक स्पेशल डिनर के लिए जा रहे हैं, या हम कोई भी अपने पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट पे किसी को मिलते हैं, तो ये जो फेशियल अट्रैक्टिवनेस है, जो हमें एक दूसरे को आकर्षित करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि फेस परफेक्ट हो, मगर उसकी जो प्रोपोर्शंस हो, उसकी जो फीचर्स हैं, वो किस तरह से एक मेल में रहते हैं और एक साथ जुड़ के एक फेस बनाता है, ये हम फेशियल अट्रैक्टिवनेस कहते हैं। और इसमें लोग एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, और उसको हम यूनिवर्सली भी कहते हैं। एक ग्लोबल ब्यूटी होती है आजकल सारे देशों में और सारे कॉन्टिनेंट्स में। जो फेशियल जो फेसेस के प्रोपोर्शंस और सिमेट्री हैं, उसमें एक कॉमनैलिटी होती है, एकता होती है, और इसके लिए ये ग्लोबल ब्यूटी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे फेसेस सब लोग वो कहते हैं ये सुंदर है, सब लोग आकर्षित होते हैं, इसीलिए ये लोग फिर यूनिवर्सल ब्यूटी कहा जाता है, और हम सब लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। चेहरे के अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे एक रिसर्च के मुताबिक प्यार होने में 55% बॉडी लैंग्वेज का रोल होता है और 38% हमारी आवाज़ पर निर्भर करता है। हम कैसे बोलते हैं, कितनी तेज़ बोलते हैं, हमारा बात करने का लहजा कैसा होता है, और सिर्फ 7% हमारी बातों पर निर्भर करता है कि हम क्या बात करते हैं। वैसे जब भी प्यार की बात होती है तो सारा कसूर दिल का बता दिया जाता है, और प्यार में हमेशा दिल के चोरी होने की ही बात कही जाती है। लेकिन ये बात तो अब साइंटिफिकली प्रूवन है कि प्यार दिल के हाथों मजबूर होकर नहीं, बल्कि दिमाग से होता है। आइए इस बातचीत में शामिल करते हैं डॉक्टर रोमा कुमार को। आप दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में साइकोलॉजिस्ट हैं। किसी एक को देखकर हमें कुछ कुछ होता है और दूसरे को देखकर नहीं होता है। मतलब दुनिया में कोई एक ही ऐसा इंसान होता है जिसे देखकर आपको प्यार होता है और फिर वो रिलेशनशिप आगे चलती है। ऐसा कैसे होता है? बहुत सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है ये तो। एक तो हमारी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस रहते हैं उस समय तक, उस पर भी डिपेंडेंट रहता है कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, हमारे आसपास वाले लोग किस चीज़ को ब्यूटी बोलते हैं, किस चीज़ को ब्यूटी नहीं कहते हैं। और दूसरा, बहुत हार्मोनल चेंजेस जब आते हैं बॉडी में, स्पेशली एक टीनेज एज में जब हार्मोन्स बहुत सारे चेंज होने लग जाते हैं, तब ये वाली फीलिंग्स काफ़ी आने लग जाती हैं, और खासकर कि किसी एक या दूसरे पे आती है। और शायद ऐसा भी होता है कि एक तरफा नहीं होता, वहाँ से भी कुछ कुछ रिस्पॉन्स आ जाता है, या आस पड़ोस के लोग कुछ कहने लग जाते हैं, तो एक्सेप्टेंस बढ़ने लग जाती है। सो डिपेंडेंट होता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये ऐसा भी होता है कि किसी को एक बार प्यार होता है जीवन में और वही रिलेशनशिप चलती रहती है। किसी को बार बार प्यार होता है, उसे लगता है अब मुझे इससे प्यार है, फिर मुझे उससे प्यार है, फिर मुझे उससे प्यार है। ये चेंज भी होता रहता है आपकी चॉइसेस। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार भी प्यार नहीं हुआ, उन्हें पता ही नहीं है प्यार का मतलब क्या है। तो ऐसा क्यों? लव के बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। हर इंसान को जो लव है वो अलग अलग तरह के मीनिंग्स देता है। और जब कह दिया कि एक ही बारी प्यार हुआ, तो हम बहुत डीपली अटैच्ड हो गए हैं उस इंसान के साथ। मतलब अटैचमेंट बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है, इसीलिए हमें वो कहीं अटैचमेंट मिल नहीं पा रही है। तो मे बी वो भी एक सही बात है कि एक ही बारी प्यार हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। दूसरा, बहुत बारी प्यार हो जाता है, शायद हमें इन्फैचुएशन हो जाती है बहुत बारी, और उसको हम प्यार का नाम दे देते हैं, और या हमें जल्दी जल्दी अटैचमेंट होने लग जाती है। ज़्यादातर ये सेक्सुअल अटैचमेंट होती है या किसी नीड डिपेंडेंट अटैचमेंट होती है, तो इस चीज़ को हम लव बोलने लग जाते हैं। ये सब अगेन डिपेंडेंट है हमारे वातावरण के ऊपर, हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर, जो हम मूवीज़ देखते हैं, किस चीज़ से हम आइडेंटिफाई करते हैं, उससे लव का बहुत सारा मीनिंग आता है। और तीसरा, आपने एक और कहा कि शायद लव कभी होता ही नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को लव का मायने ही नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि बचपन से उन्होंने प्यार शायद अलग तरीके से देखा है। प्यार
लस्ट होता है, प्यार पेरेंटल लव होता है, प्यार भाई बहन का प्यार होता है। तो लव हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग्स, इट्स नॉट नेसेसरी सिर्फ एक मियाँ बीवी का प्यार हो, ऐसा नहीं है। लव इज इन मेनी फॉर्म्स। बिल्कुल। लेकिन जब हम ये मियाँ बीवी वाले प्यार की बात करते हैं, और आपने कहीं ना कहीं जिक्र किया कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, वो काफी कुछ अफेक्ट करते हैं इस प्यार को। तो अगर किसी को प्यार नहीं हो रहा है, उसे ये जो लव हार्मोन है, जो हार्मोनल चेंजेस है, इसको बाहर से इंजेक्ट कर दिया जाए, एक वैक्सीन दे दी जाए, तो क्या प्यार होने लगेगा? आई विश इतना सिंपल होता कि हमें इंजेक्शन मिल जाता और हमें प्यार हो जाता, तब तो दुनिया में बहुत कुछ चेंज हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मानव व्यवहार पर रिसर्च करने वाली अमेरिकी शोधकर्ता हेलन फिशर की किताब एनाटॉमी ऑफ लव के पन्ने मैंने पलटे और साथ ही उनका टेड टॉक भी सुना। इससे मुझे कई दिलचस्प बातें पता चली। किताब में हेलन फिशर ने कॉपुलेटरी गेज के बारे में बताया है। इसका मतलब है कि दो लोगों की नजरें टकराती हैं। आंखों के मिलने के 2-3 सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपनी पलकें झुका लेते हैं या इधर उधर देखने लगते हैं। ये देखना हमारे दिमाग के उन हिस्सों को ट्रिगर करता है जो प्रेम के भाव से जुड़े हैं, और ये तय करने में मदद करता है कि हमें उस व्यक्ति की तरफ आगे बढ़ना है या पीछे हट जाना है। यहाँ आपकी महक का भी बहुत बड़ा रोल है। महक का मतलब आपके परफ्यूम या डियो से नहीं है, बल्कि आपकी अपनी महक से है। हेलन फिशर किताब में बताती हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक ओडर प्रिंट होता है। जैसे पैदा होते ही बच्चा माँ की महक पहचानने लगता है, वैसे ही हम सभी की एक यूनिक स्मेल होती है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। जब आप किसी से मिलते हैं तो ये महक भी आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट या डिस्ट्रैक्ट करती है। इस सब के पीछे एक बात कॉमन है, और वो है आपके शरीर में हो रहे हार्मोनल सिक्रीशंस। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब आप किसी को देखते हैं या उसकी महक आपको आकर्षित करती है, तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग ने शरीर में एड्रेनलिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन्स रिलीज किए हैं। यही वो केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से प्यार में भूख प्यास खत्म हो जाती है और नींद भी नहीं आती है। कहा जाता है कि प्यार होता है तो ऐसा लगता है जैसे पेट में तितलियां उड़ रही हो। ये फीलिंग एड्रेनलिन की वजह से आती है। अच्छा, जरा अपने प्यार वाले अनुभव याद कीजिए। क्या प्यार का इजहार करते हुए डर लगा था? जुबान लड़खड़ाने लगी थी? दिल जोरों से धड़कने लगा था? इस सब के बावजूद आपने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कही थी और हाँ का जवाब मिलने पर दिल को शाबाशी भी दी थी। तो आज जरा दिमाग को धन्यवाद कहिए। ये सारी उलझन और उसके बाद सॉल्यूशन के लिए आपका दिल नहीं, दिमाग जिम्मेदार है। और वो प्यार जो जीवन भर के बंधन में बंधता है, उस प्यार की वजह होते हैं ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन नाम के 2 हार्मोन्स, जिन्हें बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। और कभी कभी प्यार में वासना का पुट भी देखने को मिलता है। इसकी वजह होती है भारी मात्रा में पैदा होने वाले एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन नाम के 2 केमिकल्स। वैसे प्यार में कहा जाता है अपोजिट्स अट्रैक्ट, लेकिन हॉर्मोन्स का मामला जरा उल्टा है। यहाँ प्यार की ये बात सटीक बैठती है कि दोनों तरफ आग बराबर लगी है, मतलब दोनों तरफ एक जैसे हॉर्मोन्स ही रिलीज हो रहे हैं। मन में एक सवाल ये भी आया कि ऑनलाइन एक दूसरे को देखने से भी ये प्यार वाले हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और वैसे ही काम करते हैं। डॉक्टर रोमा हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर रोमा, कैसे देखती हैं आप इसे? जी हाँ, वैसे ही रिलीज होते हैं। सिर्फ जो अंतर है वो कि हम एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे हैं। जो टच के साथ में एसोसिएटेड केमिकल चेंज होता है वो अलग होता है, और क्योंकि हम जो कांटेक्ट है, इंटिमेसी नहीं उस तरीके से कर सकते जो कि ऑनलाइन डेटिंग में नहीं हो सकती है। सो हम शायद पिक्टोरियल फॉर्म में करते हैं, बातचीत करके करते हैं, लस्ट रहता है,
बातें करते हैं, नर्चरिंग करते हैं, कंपेनियनशिप करते हैं, तो प्यार की भावना एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन टच नहीं होता है। तो केमिकल चेंजेस ज़रूर होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लेकिन टच के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शायद बोरियत भी हो जाती है, क्योंकि ऑनलाइन डेटिंग में हमें कहीं ना कहीं बोरियत भी महसूस होने लग जाती है। और ऑनलाइन में ऐसा है कि कभी मैंने इससे भी बात कर ली, कभी मैंने उससे भी बात कर ली, किसी और से भी कर ली, तो किसी को मालूम नहीं पड़ती है। तो ये मेरी पर्सनल लाइफ हो गई है। तो अलग अलग तरीके से ये ऑनलाइन डेटिंग होती है। जी, अब इसी तरह प्यार में अगर चिक बढ़ जाए, किसी तरह से ना रिश्तों में मनमुटाव ज्यादा हो रहा हो, तो ऐसे में कोई प्यार का बूस्टर डोज लगवा सके, जिससे कि ये सारी चीजें जो है ये आसान हो जाए, ये सारे मनमुटाव खत्म हो जाए। क्या नेहा जी, आई थिंक बूस्टर डोज तो नहीं लगता, लेकिन हम अपनी जो दोस्ती है उसको बेटर करने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। पहले तो हमें समझना है कि मन मुटाव तो नॉर्मल है। कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जहां पर मन मुटाव नहीं होता है। अगर मन मुटाव हुआ तो हमें सोल्यूशन ढूंढना है उसका, ये नहीं कि हम कुछ और रास्ता ढूंढ लें। और थोड़े समय के लिए ऐसा होता है कि एक दूसरे से हम शायद नाराज हैं या अलग रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें प्यार है और हमें अटैचमेंट है तो हम वापस एक दूसरे के पास आते हैं, क्योंकि हमने इस रिलेशनशिप पे मेहनत करी है, हमने टाइम इन्वेस्ट किया है, इमोशनल एनर्जी इन्वेस्ट करी है, तो इसीलिए इस पे वापस आ जाते हैं। तो मनमुटाव होता है, वापस आते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डीप रूटेड मनमुटाव हो जाए तो मदद लेनी जरूरी है, बनस्पत की आप बिल्कुल अलग रास्ता लेंगे। बिल्कुल, कुछ ऐसे एग्जांपल्स इस मनमुटाव को दूर करने के लिए, उसे ही हम बूस्टर डोज मान लेंगे। हाँ, कि पहले ये नहीं कि वो पहले बात करेंगे तब मैं बात करूंगी, ऐसा नहीं सोचना। मोस्ट कॉमन, तो ईगो हैसल नहीं करनी है। पहले तो देखना है कि आप चाहते क्या हैं, इस रिश्ते में आप रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, तो हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। एक पैरेलल रोड पे, पटरी पे तो ट्रेन चलती है, रिश्ता नहीं चल सकता है। तो रिश्ते में हमें बैलेंस करने की जरूरत है। कभी किसी ने कुछ कहा, कभी किसी ने कुछ कहा, एडजस्टमेंट करनी है, थोड़ी सी अडेप्टेशन करनी है। और अगर गुस्सा है तो एक दूसरे को कह दीजिए कि गुस्सा है। गुस्से के तरीके अलग होते हैं। आपको हाथ नहीं उठाना है, आपको बहुत अजीब तरीके से बिहेव नहीं करना, वायलेंस नहीं करनी है, लेकिन आप गुस्सा बता सकते हैं दैट आई एम अनहैप्पी, मुझे आपसे गुस्सा आ रहा है। बोलिए, उस चीज को अपने मन से बाहर निकालिए और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए। ये नहीं कि तुम हमेशा ये चाहते हो कि मैं नीचे पड़ जाऊं। नहीं, डोंट थिंक लाइक दिस। आप क्या चाहते हो, रिश्ते को निभाना चाहते हो ना, तो कोई कभी नीचे कभी ऊपर ऐसे ही चलेगी। और जैसे पेड़ पौधे को हम नर्चर करते हैं ना, उस पर खाद भी चाहिए, धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए, छाया भी चाहिए, बातचीत भी चाहिए। पौधे के साथ बातचीत करो तो बहुत अच्छा पौधा बढ़ता है। इसी तरह से रिश्तों को नर्चर करना जरूरी है। वैसे वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि अगर रिश्ते में मनमुटाव हो, स्ट्रेस महसूस हो रहा हो, तो एक हग ही काफी है। इतना ही नहीं, जब नजरों से नजरें मिलती हैं, दो लोग एक दूसरे की आंखों में डूबे होते हैं, तो दोनों के दिलों की धड़कन सिंक होने लगती है। प्यार करने वालों को तो शायरी का भी सहारा रहता है। इश्क को लेकर मिर्जा गालिब ने कहा है, उनके देखे से जो आती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। गालिब का ही एक और शेर है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। तो क्या शायरी को प्रेम की वैक्सीन कह सकते हैं? जैसे गालिब को पढ़ लिया तो लव हार्मोन सिक्रेशन बढ़ जाएगा और प्यार हो जाएगा, या प्यार भरे फिल्मी गाने सुनकर प्यार में दिमाग की बत्ती जल जाएगी? डॉक्टर रोमा, प्यार में सबसे ज्यादा मुश्किल पड़ाव होता है कमिटमेंट का। तो जब हमें कमिटमेंट करना है जिससे हम प्यार करते हैं उससे, तो ये क्या कमिटमेंट वाले भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमें कुछ लोग होते हैं जो आसानी से कमिटमेंट करते हैं और उस रिश्ते को निभाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो क्या कमिटमेंट वाले भी कुछ हार्मोन्स होते हैं? केमिकल्स होते हैं ऐसे, और लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमें दिखा देते हैं कैसे मैं किसी को बेवकूफ़ बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। मेरी नीड्स अलग हैं, उसकी नीड्स अलग हैं, और मेरी शायद शॉर्ट टर्म नीड्स हैं, उसकी शायद लॉन्ग टर्म नीड्स हैं। और कमिटमेंट से हम भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसमें। तो क्या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं? प्यार तो एक चीज़ है, लेकिन प्यार के साथ आगे बढ़ना है,
रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ओनरशिप लेनी जरूरी हो जाती है। जी, ये एक चीज और इसमें मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अब एक व्यक्ति है वो अपने घर में बाकी सारे रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, भाई बहन हो, माता पिता हो, दोस्त रिश्तेदार हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, ऑफ कोर्स उनके साथ निभा रहा है, बट जब प्यार की बारी आती है तभी ये कमिटमेंट इतना मुश्किल क्यों होता है और उससे हम भागते क्यों रहते हैं? क्योंकि वो रिश्ता तो हम खुद ही बना रहे हैं, बाकी सारे रिश्ते तो ऑलमोस्ट हमें गिफ्टेड ही होते हैं। ऐसा लगने लग जाता है कि शायद कुछ बाहर कुछ और बेटर है, जरूरी नहीं है कि ये रिश्ता हमारे लिए बेटर है। तो एक लेग हमारी हमेशा कमरे के बाहर रहती है देखने के लिए, शायद वहाँ कुछ बेटर है। हमें अपने ऊपर मेहनत करने से भागते हैं, हम दूसरे पे उसकी फॉल्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी नहीं देखते कि शायद हम में भी कोई कमी है, हम अपना एटीट्यूड चेंज करें, हम थोड़ी सी मदद करें या हम एफर्ट लगाएं तो ये रिश्ता बेटर हो सकता है। खुद पर काम करने की बजाय आप कोशिश करते हैं कि एक और बेहतर पार्टनर ही ढूंढ ले और बेहतर इंसान ढूंढ ले। और बेहतर क्या चीज है मुझे तो आजकल खुद ही नहीं पता में आया। बहुत सारे लोगों को, ज्यादातर लोगों को नहीं समझ आता होगा। कुछ लोग प्यार में मर मिटने को तैयार होते हैं, वो इस हद तक प्यार करते हैं, और कुछ लोगों को अपना टाइम टेबल बदलना भी गवारा नहीं होता है, मतलब लगता है कि नहीं मेरा लाइफस्टाइल तो यही है, ऐसा ही रहना चाहिए, है ना। तो मतलब इसे प्यार की इंटेंसिटी से जोड़कर देखा जा सकता है। जो प्यार शादी तक पहुंचता है उनके साथ किस तरह की चेंजेस आप देखती हैं, मतलब दिमाग में, शरीर में, या प्यार के जो भी हार्मोनल चेंजेस है उसमें? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने रिश्ते को कैसा देखते हो, और अगर दो पार्टनर्स हैं, दोनों ही इस बात से सहमत हैं, और आप मे बी जो औरत है वो सोचती है कि मेरे को एक पैट्रियार्कल सोसाइटी ही चाहिए जहाँ मेल डोमिनेशन चाहिए, उसे अच्छा लगता है, उसे फील अच्छी आती है, तो उसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप चाहते हैं ऐसे रिश्ते के लिए। जी, परेशानी वहां आती है जब दो डिफरेंट लोग आ जाते हैं और हर एक की सोच इस चीज पे अलग होती है, तो इसीलिए फिर हमारा ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं हो पाता। यहाँ मैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक रिसर्च के बारे में बताना चाहूँगी। इसमें एक दूसरे से झगड़ते हुए कपल्स का वीडियो उन्हें ही दिखाया गया और फिर हर एक से पूछा गया कि इस वक्त आपका पार्टनर क्या सोच रहा था। जो कपल्स जितने लंबे समय से एक दूसरे के साथ थे, उन्होंने सबसे ज्यादा गलत जवाब दिए। निष्कर्ष ये निकला कि प्यार को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि हम ये भ्रम ना पालें कि हम अपने पार्टनर को सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं, बल्कि उसे लगातार जानते रहें। लैब वाली बातें कर ली, केमिकल वाली बातें कर ली, यानी साइंटिफिक बातें तो हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल बात तो आपको अनुभव से ही पता चलेगी। मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत ने आपके जीवन में कुछ नया जोड़ा होगा। प्यार को लेकर सिप्साई वोकल का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। इस पॉडकास्ट को आप गाड़ी चलाते हुए, किचन में खाना बनाते हुए, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक्स पर, पार्क में बैठे हुए, मेट्रो में सफ़र करते हुए, या फिर काम से एक छोटा सा ब्रेक लेकर कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। ये पॉडकास्ट इंग्लिश में है। इसकी हिंदी और अंग्रेजी ट्रांसक्रिप्ट nehascope.com पर आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप इस पूरी बातचीत को देखना चाहें तो सिप्साई के YouTube चैनल पर देख भी सकते हैं। सारी ज़रूरी जानकारियाँ डिस्क्रिप्शन में हैं। आप कमेंट्स के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करेंगे तो विज्ञान के लिए इस छोटे से प्रयास को आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा।